नवंबर की खूबसूरत दिन की ढलती दोपहर सुनहरी शाम का वक्त था। सरसब्ज घास पर नंगे पांव और शानों पर नीले रंग का दुपट्टा फैलाए गुनगुनाती लबों पर शर्मगीन मुस्कुराहट सजाए फूलों को दिख रही थी। कल दोनों ने इतने माह बाद मिलकर सारे लॉन की सजावट की थी और इस वक्त चारों ओर सुर्ख गुलाबी रंगा रंगीन गुलाबों से सजा हुआ था। तो आसपास छोटे छोटे दूसरे खूबसूरत पौधे लगे थे। माहौल में ठंडक के साथ हल्की सी खनकती हवा लहरों की सूरत उसकी पीठ पर पहले स्याह घने बालों से छेड़छाड़ करती कानों में खूबसूरत सरगोशियां कर रही थी। वो ब्लैक रंग के ट्राउजर पर शॉर्ट नीला कुर्ता पहने हाफ स्लीव्स में खुले स्याह बालों पर गहरे सुर्ख दांत की फरमाइश पर लिपस्टिक लगाई खड़ी थी। उसका सरापा मबहूत कर देने वाला था। वो सिर्फ लिपस्टिक लगाए खुद से ही छींप रही थी। हालांकि ऐसे कई लम्हात आए थे पहले जब वो उसके सामने कहीं जाने के लिए फुल तैयार होकर आई थी, पर अब जाने क्या था कि सिर्फ लिपस्टिक लगाई ही उसका तस्वुर करते उसकी धड़कनें उथल पुथल थीं। तो दिल पस्सियाँ तोड़कर बाहर को जैसे आ रहा था। वो बेचारगी से अपनी गुलाबी हथेलियों को देखने लगी जिनकी लकीरों में पसीने की नमी जगमगा रही थी। उसके सपुर्द खुद को करके अब उसकी पनाहों में आकर वो सटपटाई बौखलाई हुई थी। हया से उसकी नसें झुकी थीं और जब वो पास होता तो दिल सबसे छुपने के लिए करता था। उसकी मोहब्बत शिद्दत की बारिश में भीगकर उस सुबह का महकता फूल बन गई थी। उसकी पंखड़ियों से लबों पर उसके दुखते लम्स की शिद्दतें उसकी सांसें उलझा रही थीं। वो भी पास नहीं था और वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो उसके तंग असार में हो। उसका सहर ऐसा था जैसे वो कोई जादूगर हो और उस पर अपना तिलिस्म फूंक दिया हो। वो दोपहर से कॉल आने पर किसी काम से गया था और वो कुछ सुकून का सांस ले पाई थी, वरना जब तक वो घर में होता उसका सांस लेना भी मुखाल किए रखा था। काम में हाथ बटाता कम, उसके लिए काम ज़्यादा बढ़ा देता था। वो जब कोई काम करती तो उसके हाथ मसरूफ़ देखकर वो अपनी शरारतों पर उतर आता और उससे शर्म से पानी पानी कर देता। वो रोकर अपनी जान छुड़वाती थी, वरना तो वो तंग किए बैठा होता और 2 मिनट महज शराफत में गुजार कर फिर से पटरी से उतर आता। सारे काम बिगाड़ कर अपनी बेबाकियों से उसे तंग किए आखिर में खाना उसे ऑर्डर ही करना पड़ता। वो उसका लम्हा ब लम्हा सांसों में उतरता रहता, उसकी रूह में बस रहा था, क्योंकि वो उसका दाँत था, ना दाऊद ना ही अलिफ, सिर्फ उसका दाँत जो उसकी रूह पर काबिज था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। अब बस उसे अपनी बहन के आने का इंतज़ार था ताकि वो खुलकर दाँत के हज़ार में खिलखिलाकर अपनी ख्वाहिशात को पूरी करे। पर इस सब के बाद उसे दूसरी फिक्र खाई जा रही थी, क्या मेरे बच्चे भी बोने होंगे और दाँत जैसे कहते हैं कि वो मेरे पीछे पीछे आएंगे। वो परेशान से कंधे पर लुढ़कता दुपट्टा ठीक किए हुए बड़बड़ाई, नहीं अल्लाह जी, वो बड़े बड़े होंगे, छोटे कद के ना हो, वरना तो दाँत मुझे छोड़ेंगे नहीं। जब से उसे नक्शा खींचा था उसके छोटे छोटे बच्चों का वो परेशान थी, तो दाँत बेइंतहा खुश। और वो इस कदर बदतमीज़ इंसान था कि दूसरे दिन बतख लेकर आया था जिसकी आवाज़ें उसके स्विमिंग पूल से आ रही थीं और वो चिढ़ रही थी। दिल कर रहा था उस कमीने का सर फाड़ दे जिससे सिर्फ उसे सिच करने के लिए घर में बतख लाई थी। मैं उसका कत्ल कर दूंगी, वो बिगड़ कर कहती, सब ठंडी घास पर अपने नंगे सफ़ेद पाँव रखती स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ी। हील से भी उससे प्रॉब्लम है, बोनी भी कहता है, उससे भी बराबरी का कहता है, ये मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगा। वो तैश में बड़बड़ाती दूसरी तरफ चलती जाकर स्विमिंग पूल के पास ठंडे ठंडे फर्श पर रुकी और गुस्से से बार बार कंधों से लुढ़कता दुपट्टा ठीक किया। उसकी छोटी सी नाक की नत्तें फूल रही थी तो स्याह रात सी गहरी आंखों में गुस्सा हलकोरे ले रहा था। मैं नहीं हूँ तुम्हारी तरह, सुना तुमने? कुछ देर वहां तैरती बख्तख को घूरकर वो गुस्से से चिल्लाई, कहाँ तुम टैं टैं करने वाली और कहाँ मैं? दांत, वो कहती कहती रुक गई। ये मैं क्या कह रही हूँ, क्या मैं इसकी तरह दांत कहती हूँ? आदत तो एक जैसी हुई। वो सटपटा गई और कानों के पीछे लड्डू को उड़सते हुए उससे आसपास नजरें दौड़ाई कि कहीं उसे किसी ने सुन तो नहीं लिया। बस बात खत्म, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, ना ही मेरे बच्चे छोटे होंगे, वो पैदा ही बड़े बड़े होंगे और मेरी लड़कियाँ तो सबसे बड़ी होंगी। उससे हाथ न जाकर कहा और गुस्से से पाँव पटक कर जाने के लिए मुड़ी थी कि तभी एक बात दिमाग में आई। उसने घूरते बतख को देखा। देखो आंटी, अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो यहाँ से निकलो, बल्कि रात को चली जाना, कल को तुम्हारी लड़कियाँ होंगी और आजकल का माहौल तुम्हें मालूम है, आस पास वाला कोई लट्टू हो जाए तो बदनाम तो हमें ही होना है। और मैं तुम्हें बता रही हूँ,
ऐसा माहौल मेरे घर में नहीं चलेगा। इससे अपनी इज्जत को प्यारा करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरा शोहर मुझ पर तंज कर रहा है। कहाँ से मैं तुम्हारी जैसी हूँ? कितना फ़र्क है हम में। फिर भी वो जब पास आकर रुकता है तो मुझे बोनी कहता है और मेरे बच्चों को तुम्हारे हवाले से सोचता है। मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल को मेरे बच्चे मुझे बतख मामा कहेंगे। इससे बेहतर है मेरे हाथों कत्ल होने से पहले निकल जाओ। एक ही सांस में कैदी गुस्से से सुर्ख हो गई। तभी उसकी बात खत्म होते ही बतख की टैं टैं गूंजी। नूर की आंखें फैल गई। तुम क्या कहना चाहती हो? किस मकसद से आई हो? वो उससे से पागल हो रही थी। मेरे शोहर पर डोरे डालने आई हो? मैं बता दूं, तुम्हें मेरा शोहर मुझसे पागलों की हद तक प्यार करता है। अगर ऐसी कोई नियत भी है तो बता दूं, चुपचाप खामोशी से निकल जाओ। अगर नहीं गई तो फिर मुझे मत कहना, मैं मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। वो तमस्सुस से बोलती भड़क उठी, पर उस पर ध्यान दिए बगैर बतख अपने तैरने की मज़े लूट रही थी और ये बात उसे मज़ीद तैश दिला रही थी कि उसके सामने क्या वो भौंक रही है। वो जो मेम साहिबा उस पर ध्यान नहीं दे रही। उसका दिल किया अभी अंदर उतर जाए और उसे गर्दन से पकड़कर घर से बाहर फेंकाए। समझती क्या हो खुद को, डायन? वो आसपास से पत्थर ढूंढने लगी ताकि उसे मारकर किस्सा खत्म नहीं कर सके। आसपास से बेखबर वो नजरें यहाँ से वहाँ फेरती उससे बेखुद किए जा रही थी। ऊपर से जुल्म ये कि उसके लबों पर गहरा सुर्ख रंग, दिल मोह लेने वाली बातें। उसकी स्याह आंखें उसे देखती लो देने लगी और वो हाथ लेने की बजाय सीधा उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। हालांकि जानता था आजकल वो उसकी शिद्दतों पर सहम सहम सी जा रही है। अरे मेरी बोनी, गुस्सा हो रही है? कहकर लगाता दांत उसे पत्थर ढूंढते देखकर एकदम पीछे से उसे अपने हजार में लेता बोला, आप? नूर की अचानक इस अवतार पर चीख निकल गई। आय हाय, सदके मेरी बोनी, इतनी पोजेसिव कि एक बतख से जेलस हो रही है, मेरी छोटी सी बोनी। वो उसे घुमाता अपनी तरफ करता छेड़ने लगा। नूरुलैन के गालों पर सुर्खी फैल गई। ऐसा कुछ नहीं दांत, बकवास न करें आप। मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। उसके सब कुछ सुन लेने पर वो पुखलाई से खुद को छुड़वाने की कोशिश में रूहान से होती झटक कर बोली, अच्छा, ऐसी बात नहीं तो क्यों इस मासूम को मारने लगी थी? यार, मुझे तो सोचकर हंसी आ रही है, कैसे तुम ऐसा कह पा रही थी? वो एक बार भी कहकर लगा था उसके पीछे अपने हाथ बांधकर उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। दांत चाहे चेंज करे, आपका गंदा हुलिया है। परफ्यूम इतना तेज से छोड़े मुझे। वो मचलती हुई बोली, जबकि वो उसकी खुशबू में मदहोश सा पुल के किनारे पर खड़ा उसकी गर्दन में झुका अपने दुखते लबों से जा बजा अपने लफ्ज़ छोड़कर उसे फुकला रहा था। सितम ये कि वो बड़बड़ा नहीं पा रही थी क्योंकि उससे बड़ी चालाकी से उसके बाजुओं के ऊपर से हाथ लेकर पीछे कमर पर मजबूती से बांध दिए थे और वो नाजुक सी चिड़िया जितनी लड़की क्या उससे होकर मुकाबला करती। दांत में रो दूंगी, उससे भराई आवाज़ में कहते अलग तड़कियाँ, जबकि वो उसकी शहरक पे लब हटाकर उसके मुंह छलकाते चेहरे को देखने लगा। रो दो, पर उस बतख को दिखाने दो तुम्हारा दांत तुम्हारे लिए किस हद तक पागल है। वो उसकी पीठ से हाथ सरकाकर उसकी गर्दन मिलाया। नूर की सांस खुश्क हो गई। वो उसे देख पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और आगे करती भी कैसे। उसकी बेबाक सी जसारतें उसे सुर्ख अनार जैसा कर रही थी। दांत, मुझे सर्दी लग रही है। अपने लबों पर जुबान फेरते वो लर्जिश करती पलकों के साथ मिनमिनाई। ये कैसी सर्दी है दांत की बोनी, जिसमें तुम्हें पसीने आ रहे हैं? ज़रा समझाओ तो मुझे, कुछ एक्सप्लेन करो। वो उसकी झुकी नज़रों को देखता झुककर उसके लबों को नरमी से छूता हुआ सरगोशी में बोला। नूर ने लब भींचकर शिकवा करती नजरों से उसे देखा, पर दूसरे ही लम्हे आंखें ही मीच ली। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लो, तुमको मैं खा जाऊंगा बोनी, दिल में बसा लूंगा। वो उसके कान में गुनगुनाता हुआ उसके एयरिंग को अपने लबों से छूता उसके छक्के छुड़वा गया। दाद, प्लीज ना, नहीं करती कुछ ऐसा। वो सांस रोके उसके लबों को गर्दन पर सिरकाते महसूस करती। उसके खून के धब्बे लगी सफ़ेद शर्ट को मुट्ठियों में भींच गई। ये सजावट, ये चेहरे की सुर्खी, ये सब मेरे लिए है ना? उससे कंधे से बाल समेट कर दूसरी साइड रखते उसके शोल्डर को छूने लगा। दाद, हम रूम में नहीं। आप क्या कर रहे हैं? मुझे खाना बनाना है। वो उसके सीने पर पेशानी टिकाए सरगोशी में खोया हुई। वैसे ही उसके सामने उसके लम्स उसकी गिरफ्त तंग हजार में कमज़ोर पड़ जाती थी, जैसे अभी वो अपनी मनमानियों पर उतर आया था और वो कमज़ोर से मसम्मत के अलावा कोई ताकत नहीं रखती थी। हम अपने घर हैं मेरी बोनी, वो भी अकेले अकेले।
तन्हा घर में, जहाँ तुम्हारे दांत के अलावा कोई नहीं यहाँ। वो उसका चेहरा ऊपर किए उसके गालों को नरमी से अपनी उंगलियों के पोरों पर सहलाने लगा। नूर मदम सांसें लेती, आंखें मीची खड़ी थी, पर वो जानती थी उसकी नजरें उस पर हैं और वो उनकी तपिश से वाकिफ थी और उसे महसूस करके सिमटना चाहती थी। वो सालिम ऐसी इजाज़त कहाँ देता था। उससे झुककर उसके लबों के करीब गहरा सांस लिया। नूर अपनी सांसें रोक गई। दाद छोड़े ना। वो उसे अपने वजूद से दुपट्टा अलग करते देखकर झुंझलाई और बामुश्किल घूरने लगी, जिससे मुस्कुराते हुए उसका दुपट्टा नीचे घास पर फेंक दिया। क्या? उसके छोड़ने पर दाद ने गुस्से से सर्द आवाज में थोड़ी पकड़ते पूछा। वो सटपटा गई। खाना बनाना है। वो उसकी सर्द आंखों में देखते अचानक से उसके बदले मूड पर हिचकिचाकर बोली। दाद ने उसके तासुरात देखते मुस्कुराया और आहिस्ता से उसकी आंखों पर फूंक मारी। सुनो। वो उसकी कमर पर जोर देता, उसे खुद में खींचने लगा था। ये दोनों के बीच के फासले मिटा चुका था, बल्कि वो अपने चेहरे पर दौड़ती दो अलिफ की दुखती आंख बरसाती सांसों से आंखें मूंदे खड़ी थी। उसके बुलाने पर लरसी ओझल पलकें बामुश्किल उठाई। तुम क्या कर रहे? आप। उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था अभी जब वो सरसरिश करता हुआ बोला। नूर ने हैरत से आंखें फैला दी। लिटिल गर्ल। वो मैडम से सरगोशी में बोला। नूर की वजूद में इस नाम की सरगोशी से सर लहरें उठने लगी। मेरी तरफ देखो। अंगूठे से उसके लबों की नरमाहट को महसूस करता वो सर लहजे में हुक्म देने लगा। नूर की पहली आंखें उसकी तरफ उठी। ये अचानक उससे क्या हो गया? वो दाद से अलिफ क्यों बन गया? उससे भला क्या किया? छी। उसकी आवाज़ भर आ गई। जब वो जानता था उसे उसके इस रूप से डर लगता है, उसे सिर्फ दाद पसंद है, तो वो क्यों उससे इस तरह सर लहजे में बात करता है? मेरी शर्ट के बटन खोलो। उसके चेहरे पर शरारत करती लड्डू को संवारता हुआ बोला। नूर की बड़ी सी आंखें फैलकर मजीद बड़ी हो गईं और वो नासमझी से हवनकों की तरह उसे देखने लगी। तुमने सुना लिटिल गर्ल, मैंने क्या कहा? उसकी घनी स्याह पलकों को छूकर वो बोला। नूर ने नफी में सर हिलाया। क्यों? शर्ट उतारो मेरी, बस। या और अपने अंदाज में मत सुनाओ। उसके लबों पर अंगूठा घुमाते हुए वो उसके लिपस्टिक को मटाने लगा, जो उसे पागल कर रही थी कि उससे ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे उसकी भोनी को तकलीफ हो। आप बहुत बुरे हैं दाद, मुझे पता है तंग कर रहे हैं। वो गुस्से से आंसू बहाते उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी और अपनी आंखें भी साफ कर रही थी, जिससे वो मोहब्बत से देख रहा था। उसे धुंधली नसों से जब उसकी शर्ट की तरफ तवज्जो दी और वहाँ खून के धब्बे और बेल्ट में लगा खंजर देखकर उसके हाथ पांव सुन पड़ गए। वो खामोश सुन सी खड़ी रह गई। मतलब वो फिर से वैसा अलिफ बन गया जिसका सामना करने से उसकी सांसें रुकती थीं। उसे मालूम ना हुआ सोचकर कब उसकी धड़कनें मामूली से बढ़ गईं। आखिर वो क्यों इतनी बुज़दिल है? जब उसे मालूम था कि वो एक एजेंट है और साथ ही गुंडा भी, तो वो क्यों इस सच्चाई को कबूल करके अपना डर ख़त्म नहीं कर पाती? क्यों वो हुरू लहन जैसी नहीं, जो एक हैवान के साथ रहते हुए भी इतनी बहादुर है? इतना सब कुछ झेल कर भी वो किस कदर बहादुर है। और एक खुद थी जो उसे देखते उसकी असलियत जानते भी उससे खौफजदा थी। पर वो क्या करती जब जब सोचती थी कि वो इंसानों को मारता है, उनका खून बहाता है, उनकी गर्दनें काटता है, उसकी सांसें रुक जाने को आ जाती, तो वो अपना डर कैसे ख़त्म कर पाती? वो एक मामूली सी आम सी लड़की थी और वो बहरूपियों, कभी जानवर तो कभी प्यार हो, सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उतारो। उसकी शेरक को अंगूठे से सहलाते उसने कान में सरगोशी की। वो झुर्रिले उठी। उसका दिल किया सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके मुंह को नोच ले, पर इतनी हिम्मत भी कहाँ से आए जबकि वो उसे देख इस तरह रहा था और वो मासूम सी चिड़िया जैसी लड़की उसके कब्जे में थी। उससे कांपती उंगलियों से आहिस्ता से उसके कंधे से शर्ट सिरकाई और वो मुस्कुराता उंगलियां उसके बालों में उलझाकर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता से सहलाते, दूसरा अपना मजबूत हाथ उसकी पीठ पर रखा। नूर सुन आवाज के साथ कांपती टांगों समेत उसकी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक गई और अब लब दांतों में दबाकर खड़ी थी, जबकि उंगलियां उसके सफ़ेद बेदाग सीने पर मौजूद खून पर आंसू खुद फिसल कर गालों पर गिरे। ऊपर देखो। उसके झुके सर को देखता बोला। नूर ने हलक दर्द करते लबों पर जुबान फेरकर आहिस्ता से नफी में सर को जंबिश दी। दाद ने उसके इनकार पर झटके से उसका सर ऊपर किया
उसके बालों से पकड़कर सर ऊंचा करने पर एक बार फिर वो आंखें फैला गई। क्या हो गया है आपको?" वो डर डर कर बोली जब वो मुतबस्सिम सा मुस्कुरा था, उंगली अपने लबों पर रखते उसे जो इशारा दिया उससे नूरुलैन के सारे दारे नाच गए। क्या मतलब?" वो नफ़ी में सर हिलाती बोली। तुम समझ गई हो। कम ऑन डार्लिंग, डोंट वेस्ट टाइम लिटिल गर्ल, क्योंकि अब तुम्हारी सांसें, तुम्हारा वजूद, सब कुछ मेरा है। तुम्हें मालूम है, ये ख्वाहिश तो उस दिन पैदा हुई थी जब तुम पहली बार अब्बू से छुपने की कोशिश में मेरे होटल रूम में आ गई थी। जो ख्वाहिश वो लड़की चाह रही थी मुझसे, तुम्हें वहां देखकर मुझ में जागने लगी। पर अफसोस था मुझे, क्योंकि तब हमारे बीच कोई मजबूत रिश्ता नहीं था, और जो कुछ मैं चाहता था वो सोचना भी गुनाह था। इससे कब का अपनी ख्वाहिशात पर जब्त के पहाड़ बिठाए आ रहा हूँ, पर अब नहीं, क्योंकि अब तो तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो उसकी पहली आंखों में मुस्कुराता देखता अपना आप खोल रहा था, जिसे सुनकर नूर कुछ भी समझने की जैसे सलाहियत खो बैठी थी। अब तुम करोगी या मैं अपने तरीके से लूँ? वो वार्निंग देता पूछने लगा। छोड़े मुझे।" उसके खतरनाक इरादे देखकर उसकी फरमाइश पर सुर्ख लाल सी हया से फड़फड़ाई। बताओ। वो झुक कर बोला। नूर सुन सी पड़ गई। नहीं, कभी नहीं।" वो गुस्से से बोली और उसके वसी मजबूत सीने पर मुक्के मारने लगी, और दांत ने उसे देखते ढलती शाम के साए देखे जो पूरे लॉन पर फैल गए थे। पूल का नीला पानी निहायत ही खूबसूरत लग रहा था उस पल। वो उसे देखकर पीछे देखने लगा। नूर हैरान हुई उसके लबों पर अपने इनकार के बाद पूरी सरार सी मुस्कुराहट से। वो भी कुछ समझती या सोचती, एकदम ही वो हुआ जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। दांत झटके से घूमा और उसे खींच कर सीने से लगाया। वो क्या समझती जब अचानक से ही वो अपनी पीठ पूल की तरफ किए, उसे अपने हसार में लेकर पीठ के बल पूल में धड़ाम से गिरा कि नूर की चीखें बुलंदियों को छूने लगी, और दोनों दूसरे लम्हे पूल के ठंडे यख पानी में पड़े थे। वो दांत के सीने पर पड़ी पानी में डूबती चीखें मारने लगी। चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं होता। वो सीधा होता उससे बुलंद किए बोला जबकि वो हिचकियाँ लेती रो रही थी। मुझे बाहर निकालिए, मैं डूब जाऊंगी।" एकदम उसकी गर्दन में दोनों बाजू बांधे वो रोती हुई बोली, और अपने पानी में तैरते पाँव से खौफजदा हो गई कि अगर उससे छोड़ दिया तो वो तो डूब ही जाएगी। उससे भला तैरना कहाँ आता था, वो भी इतने गहरे पानी में, जो यकीनन उससे तो डुबो कर ही मार सकता था। बाहर सिर्फ एक ही शर्त पर निकलोगी, जब मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी। उसके भीगे से आबाल जो कि भीग कर उसके चेहरे गर्दन से चिपक गए थे, उन्हें उंगलियों से समेट कर पीछे करता बोला। नूर बेबसी से रोने लगी। "मैं नहीं करूँगी, सुना आपने?" वो चीख पड़ी। अच्छा, ठीक है, ना करो। मैं भी तुम्हारे साथ सारी रात यहीं इस ठंडे पानी में रहूंगा। वो कंधे उचकाकर कहता पीछे गिरने लगा था कि नूर का दिल डूब सा गया। नहीं दाद, नहीं प्लीज़, मैं मर जाऊँगी।" उससे सिमट कर चाहिए। हाँ, कह दो फिर। वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जा रहा था, और नूर पानी को अपने सीने तक महसूस करती नीली पड़ रही थी। एक तो नवंबर की शाम, ठंडी हवाएं, ऊपर से यह पानी, उसका जिस्म सुन पड़ रहा था। हाँ कर रही हो या लगाऊं 5-6 डुबकियां? वो अब्रू उचकाकर बोला। "तुम्हें रहम नहीं आ रहा मुझ पर?" वो रोती उससे कंधे पर मुक्का मारकर बोली। तुम्हें आ रहा है मुझ पर? वो घूर कर बोला। नूर सटपटा गई और बेचारगी से आसपास नजरें घुमाई। "किसी ने देख लिया तो?" वो हिचकिचा कर बोली। दाद को उस पर हंसी आ गई। कौन देखेगा? यह हमारा घर है, चारों तरफ से बंद है, कोई नहीं यहाँ। वो अपने भीगे बालों पर हाथ फेरकर उन्हें पीछे करता बोला। नूर ने सुख टपटपाई नजरों से देखकर कि उसे रहम आ जाए। "देखो, इस यतीम को ब्लैकमेल न करो।" कर रही हो या मैं लगाऊं डुबकियां? "कर रही हूँ, मर क्यों रहे हो?" वो चिढ़कर जल्दी से बोली। हाँ, तो करो, अब देख क्या रही हो? वो दूसरा बाजू भी उसकी नाजुक कमर की गिर लपेट कर बोला। नूरुलैन की हालत वैसे ही अपने सरापे को देखकर गैर हो रही थी, ऊपर से उसकी फरमाइश। "आंखें बंद करो।" वो हुर्राई, दांत कहका लगा उठा। अच्छा, गुस्सा क्यों हो रही हो? हक वसूल रहा हूँ, कर रहा हूँ ना मेरी बोनी बीवी। उसके भीगे गाल पर रब रखते हुए आंखें मूंद कर रहा। नूर को उस ठरकी पर जी भर कर गुस्सा आया, पर इस वक्त सर्दी से उसके दांत खटखटाने लगे थे। वो चल यहाँ से निकल कर भागना चाहती थी। मैं वेट कर रहा हूँ। मुसलसल खामोशी पाकर उससे याद दिलाया। नूर ने बामुश्किल हिम्मत करते नसें उठाई।
सुर्ख सफ़ेद रंगत, हल्की शेव मूछें, खूबसूरत लबों पर मध्यम सी शरारत भरी मुस्कुराहट। वो पल में दाँत बन गया था। हालांकि अभी कुछ देर पहले वो उसके सामने एक अलग ही रूप में था, और उससे कुछ ने उसे नोट किया था कि जब भी उसे उसकी कोई चीज़ नागवार लगी थी तो ऐसे ही वो उसे सजा देता था किसी भी बहाने। लेकिन इस वक्त उसने कौन सी गलती कर दी जो उसे नागवार गुजरी थी। वो उसके चेहरे को देखते अपनी ही सोचों में खो गई। दांत ने घूरते आंखें खोली और उसे खुद को तक दबाकर वो दांत पीस गया। तुम्हारा ही हूँ, दिल भर कर बाद में देख लेना, इस वक्त जो कहा है वो करो। वो घूरता हुआ बोला, पर उसे अपनी सोचों से होश हो तो जवाब दे। दांत ने कुछ ना सोचते एकदम ही उसके वजूद से अपना आसार हटा दिया कि जो कमज़ोर गिरफ्त की उसकी पनाहों में उसके दम पर खड़ी थी, एकदम ही फड़फड़ा उठी। तो दांत, वो चिल्लाई। उसके स्याह बाल सारे पानी में फैल चुके थे और वो हाथ पैर मारती नीले पानी को देखती सुन दिमाग के साथ मरने ही लगी थी कि एकदम ही करीब से पानी में उसका रिश्ता हाथ सिरकता उसकी कमर में लिपटा और खींचकर उसे फिजा में बुलंद कर दिया। वो बाहर आकर गहरा सांस भर दी, फूट फूट कर रोने लगी। तुम, आप मर जाए। वो हिचकियाँ भरती कुछ देर पहले मौत को खुद से 2 कदम पर महसूस करती। उसकी गर्दन में मजबूती से बाजू लपेट कर उसकी गर्दन में मुंह छुपाए हिचकियाँ भरने लगी। कहा था मान जाओ, पर तुम्हें समझ कहाँ आता है। अब कर रही हो वो नहीं है दूसरा डोज दूँ। उसकी बात पर नूर ने सुर्ख भीगी आंखों से उसके चेहरे को देखा और दांत ने उसकी सुर्ख डोरियों वाली आंखों में, जिसकी घनी स्याह पलकों से टप टप करती बूंदें गिर रही थी, उसके भीगे बाल, भीगा सरापा, नम सफ़ेद गाल, भीगे होंठ उससे बेहूद किए जा रहे थे। शाम ढलकर स्याही में बदल रही थी और वो इस सियाह माहौल में उसके साथ ठंडी ठंडी हवाओं में बगैर शर्ट के उसके भीगे वजूद को बाहों में समाये फूल में खड़ा था। नूर ने एक पल के लिए आंखें मूंदी और गहरा सांस भरा। वो पल, वो मंजर इस कदर मदहोश कुन था कि वो महफूज सा उसे देखता रह गया। मुझे सर्दी लग रही है, वो आखिरी कोशिश करने लगी। मैं वेट कर रहा हूँ। वो उसकी बात नज़रअंदाज करता उससे खुद में सम हो गया। नूर ने उसके शाने पर सर रखते उसके चेहरे को देखा। दांत की नसें भी उसी पर टिकी थीं और उससे अपने मतलबे से हटाने की इल्तिजाएं करती वो लब भींच गई। तुम। अभी वो कुछ कहता कि एकदम ही वो सर उठाकर उसके लबों पर अपने भीगे लब रखकर आंखें सख्ती से मीच गई। एक लम्हे के लिए वो अचानक उसके नर्म लम्स पर हैरान हुआ, पर दूसरे ही लम्हे होश में आते ही खुशी की इंतहा को छूता उससे खुद में भींचकर सरशारी से खोसा गया। एक हाथ उसकी कमर में डाले, दूसरे उसके भीगे बालों में उलझाए खड़ा था। दोनों की सांसें उलट सी गईं। जब नूर ने आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखा, उसकी स्याह आंखों में जज्बात का समंदर देखते वो गहरी गहरी सांस लेती उसी गर्दन में मुंह छुपा गई। दाद को अभी भी इस अचानक होने वाले हसीन इत्तेफाक पर यकीन नहीं हो पा रहा था, पर अपने लबों पर उसका लम्स याद करते उसे यकीन करना पड़ रहा था कि वो खुद उससे करीब हुई थी। ये अलग बात थी कि उसे राजी करना पड़ा था। उससे कामते वजूद को देखते वो बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाते उसे बाहों में भर कर निकला। उसके बाहर निकलते ही हवा का सर झोंका उनके वजूद से टकराया। वो कांप कर उसके वजूद में सिमट गई। मेरा दुपट्टा, वो खटखटाते दांतों से कुछ लम्हे पहले के गुस्से हादसे पर हयात से छिपी हुई थी। ये बात करते वक्त उसकी आवाज़ फंसी फंसी सी थी। दांत ने झुककर अपनी शर्ट उठाते मोबाइल, वॉलेट और दूसरी चीज़ों के साथ उसका दुपट्टा अपनी मुट्ठी में जकड़ा। वो लॉन्च में दाखिल होता अपने रूम की तरफ बढ़ा जहाँ उससे सारा सेटअप किया हुआ था कि अब वहीं उनका रूम था। मुझे नीचे उतार दे, बेड भीग जाएगा। वो भीगे वजूद को देखती उसे ठोकर मारकर दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल होते देखकर बोली, पर उससे ऐसे अनसुना किया जैसे सुना ही ना हो। त- तात न, वो ना करती रह गई। जब उससे आहिस्ता से उसे बेड पर डाला, नूर लब भींच गई। अब सोएंगी कहाँ? कटकटाते दांतों के साथ उससे गुस्से से कहा। अलबत्ता उसके बगैर शर्ट के भीगे सीने आंखों में देखने से इज्तनाब किया। मेरी बाहों में। उसके हया से सुर्ख नगोश को देखते गंभीर आवाज में कहा। नंगे पाँव क्यों चल रही थी घास पर। उसे उठते देखकर वो एकदम उस पर झुका। नूर सांसें रोककर उसके अचानक खुद पर झुकने से बेड पर गिर सी गई। एक तो दुपट्टा पास नहीं था, ऊपर से उसे अपने होलिये से शर्म आ रही थी, पर अभी उसकी बातों से समझ गई थी कि उसे गुस्सा उसके नंगे पाँव घास पर चलने पे था, और उस गुस्से में जनाब उससे ऐसे हो रहे थे बल्कि सीधा उस पूल में लेकर चले गए। वाह,
क्या उनकी केयर थी? अच्छा लग रहा था, वो कहकर अपने भीगे नीचे लब को दांतों में दबा गई, जिसे काफी गौर से दांत ने देखा। अब मैं तुम्हें बताऊं मुझे क्या अच्छा लग रहा है। उससे उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाकर पेट से लगा दिए, जिन्हें देखती नूर हलक तर करने लगी। मुझे खाना का काम करना है, वो उसकी दुखती सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती बड़बड़ाई। पर मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त मेरी पनाहों में आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत है। सब भूल जाओ बोनी, बस सोचो कि तुम्हारा बोना इस वक्त तुम्हारे पास है। खाना हम मंगवा लेंगे ना। उसकी यह उंगलियों की पोरों को सहलाता हुआ बोला। नूर क्या कह रही, वो तो उसकी गर्दन में छुपकर अपनी मनमानियों पर उतर आया था कि उसके लबों का भीगा लम्स पाकर तड़प सी गई। श्श, उससे गाल छूकर भारी सरगोशी करता उसकी उंगलियां आपस में उलझाए। वो आहिस्ता कुछ कहने के लिए मसम्मत के लिए लबों से अदा होते लफ्ज़ों को अपने अंदर मुंतकिल कर गया और उसकी सांसों को पीकर उसके सरापे खुद में समेटने लगा था। नूर फिर से उसकी बढ़ती शिद्दतों के सामने बेबस सी होती उसके बाहों में सिमट कर उसके चौड़े सीने में छुपने लगी। दाद, वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए सरगोशी में बोली। दाद ने उसके चेहरे को देखा और हाथों के प्याले में भरकर उसके लबों पर नरम सा बोसा दिया कि उसकी पलकें हया के बोझ से झुक गईं। बोलो। वो कभी उसके लरस्सी पलकों, कभी गाल, कभी लरस्से लबों को देखता हुआ गंभीर भारी आवाज़ में बोलता, उसकी धड़कनों में उठा मच आ गया। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, वो फंसी फंसी आवाज़ में बोलती, हाथों में चेहरा छुपा गई। दांत ने मुतबस्सिम लबों से उसकी अदा को देखा और झुककर उसके दोनों हाथों पर भारी भारी बोसा देते उठा। उसकी खुशबू के दूर होते ही नूर ने गहरा सांस भरा और झपाक से उठ बैठी, पर नजरें जब उस पर पड़ी तो सांसें रुक गई। जहाँ वो खिड़कियां बंद करता उन पर पर्दे बराबर किए, दरवाज़ा बंद करता रूम में मायने खेज खामोशी और अंधेरा फैला गया, जिसे देखते नूर के वजूद में सरसराती लहरें उठने लगी। अब ठीक है मेरी बोनी। दरवाज़ा लॉक किए वो उसकी तरफ मुड़ता हुआ बोला और अपनी बेल्ट निकाल कर उंगलियों से रिंग्स निकालने लगा। मैं चेंज कर लूँ?" अपनी आंखें झपक कर नसें झुकाए वो उंगलियां आपस से पटकती हुई बोली। वो उसके झुके सर को देखकर मुस्कुराया और सर हिलाकर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। वहां से उसके लिए अपनी शर्ट निकालता हुआ मुस्कुराया। वो उससे अपने कपड़ों में छोटी सी काफ़ी क्यूट लगती थी कि वो हंस कर उससे अपनी शर्ट पहनाता था। नूर ने जरा सी नसें उठाकर उसकी चौड़ी वसी पीठ को देखा। उसके चौड़े कंधे और मजबूत दवाना बाजू के टोरे देखती वो सहम सी जाती थी, और अब भी वो अपने मजबूत पहाड़ से वजूद के साथ उसके सामने खड़ा था। दफातर वो चौंकी जब वो पलटा और उसके हाथ में उसकी ब्लैक शर्ट देखकर उसकी सांसें रुक गई। जब वो पलटा और उसके हाथ में उसकी ब्लैक शर्ट देखकर उसकी सांसें रुक गई। मेरे कपड़े, वो भागने के लिए उठी ही थी कि एकदम ही वो उसके सामने खड़ा हो गया और वो उसके सीने से टकरा कर वापस ही बैठ गई। जानता हूँ मेरी बोनी। वो पीछे खिसकी और टुटुपाई नजरों से देखते इल्तिजा की, पर वो शुरू से कमीना था। नूर ने कुछ न सोचते कुशन उठाकर उसके सीने पर मारा। नहीं करो तात, प्लीज। वो लबों पर जुबान फेरती कुशन में अपना चेहरा छुपाकर सिमट गई। हम्म, ऐसा ही होगा दादे बोनी। वो कहका लगाता उससे कुशन छीन कर बैठ के नीचे फेंकता, शर्ट साइड रखते उसे बाहों में समेट किया। नूर लैन उसे घूरने लगी। जब दांत ने उसे शरारत से आंख दबाकर देखा, वो सटपटा सी गई और अचानक ही उसकी गर्दन में बाजू डालते अपने दांत उसके कंधे पर गाड़ दिए। इस मार कुटाई में भी अपना मजा है। वो उसके दांतों के दबाव पर लब खींचता उसके बाल गर्दन से समेटने लगा कि नूर की सांसें खुश सी हो गई। वो काटना छोड़कर उसके चौड़े सीने में सिमट कर गर्दन में मुंह छुपाए आंखें मीच गई। उसके शिद्दत भरे लफ्ज को अपनी गर्दन पर महसूस करती। दांत, हश। वो कुछ कहना चाहती थी जब उसने लबों पर उंगली रखते उसे आहिस्ता से तकिए पर डाला और मुस्कुराते उसकी लरजसी पलकों पर फूंक मारी। मुझे बोने बोनियाँ चाहिए, तुम्हें बताया है ना। वो कान के पीछे बाल उड़सता हुआ सरगोशी में बोला। नूर ने सुनते निचला लब फैलाकर उसे देखा। मुझ पर सब हंसेंगे दांत, बोने बोनिया नहीं ना? वो हठधर्मी से बोली। वो मुस्कुरा दिया। कौन हंसता है तुम पर जालिम? मैं तो प्यार करता हूँ, देख लो। उसके हाथों की उंगलियों पर बोसे देते उसका चेहरा ऊंचा करके उसका पहला हुआ लब देखा। ऐसी ऐसी हरकतें करके पागल बनाती हूँ और फिर शिकायत भी खुद लगाती हूँ। वो अंगूठे से लब सहलाकर कहता,
अपनी तमाम शिद्दतों से उसके चेहरे पर झुकिया कि नूर बेबस ही उसकी गर्दन में हंसा डाले, खुद को उसके सुपुर्द करी। उसकी मजबूत पनाहों में वो रफ्ता रफ्ता बढ़ती महकती शिद्दतों पर सिमट कर गुलनार सी होने लगी। वो खुद पर अपनी किस्मत पर नाज करने लगी थी कि उसके माँ बाप की दी हुई दुआएं कबूलियत के दर्जे पा गई थी। तभी आज खुद को एक शहजादी की पनाहों में थी। ये बात अलग थी कि वो शहजादा एक बहरूपिया था, जैसे उसकी बहन की जिंदगी में शहजादे के रूप में बीस आया था, पर वो था तो एक शहजादा ही। दाद, हूर कैसी है? वो उसके बालों में उंगलियां फंसाए बोली। होश है। दाद मुस्कुराता उसके गाल से अपनी गाल रगड़कर बोला। नूर चुभन पर उसके बाल मुट्ठी में नोचने लगी, जिससे वो कराकर कहका लगा उठा। हम्म, सच में बोनी के रूप में एक जालिम भूतनी हो। अच्छा सुनो। उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। उसकी गर्दन में मुंह छुपाए पड़ी वो कसमसाई और करवट बदली। दाद ने मुस्कुराते उसके नाजुक कमर में बाजू डालते उसके करीब किया और पुश उसके अपने सीने से लगाए थोड़ी उसके माथे पर टिका दी। मुझे मर ही जाना है कल। उसकी उंगलियों के फोरों को सहलाता हुआ बोला। आंखें मूंदे पड़ी नूर ने पट से आंखें खोली। क्यों? क्यों जाना है आपको? वो उसकी तरफ करवट लेने के लिए मछली, पर दाद ने उसकी कोशिश पर पानी फेर दे उसके नाजुक पांव पर अपनी भारी पोर रखकर कोशिशों को नाकाम कर दिया। किसी को टपकाना है बोनी। क- कैसे? वो आंखें मीचकर उसके टपकाने के अंदाज को याद करती उसके सीने में सिमट गई। तुम जानती हो कैसे टपकाना है, पूछ कर क्यों खुद को टपकाना चाहती हो। अच्छा दफा करो इस बात को। ये बताओ, तुम रह लोगी ना चंद दिन? मुस्कुराते उसके सर पर बोसा दिया। नहीं, कतई नहीं। आपकी जिंदगी में आकर मुझे पल पल से डर लगता है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती कहीं। मुझे आपके साथ ही जाना है। वो मचल कर उसकी तरफ करवट लेती उसके चौड़े सीने के घेर बाजू का आसार डालकर सीने पर सर रख के सिमट से गई उसके आसार में। दांत ने नसार होते उसके छोटे से वजूद को छुपा लिया। नवंबर का महीना है मेरी बोनी, तुम्हें सर्दी लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगी, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो प्यार से गंभीर लहजे में बोला। नूर ने मुस्कुराते उसके सीने पर अपनी गाल सहलाई कि दांत की तेज चलती धड़कनों में मजीद आतिश बर्पा हो गया। अच्छा, इतनी ही फिक्र थी तो ये क्या था कुछ देर पहले? उसने चुप कर तंज किया। वो हंस पड़ा। अरे वो तो मोहब्बत थी, कुछ सजा थी और कुछ बहक जाने की वजह थी। उसके कान में सरगोशी करता उसे सुर्ख कर गया कि नूर मुंह उसके सीने में छुपाए दांत को कहका लगाने पर मजबूर कर गई। दांत। कुछ देर बाद वो खोया हुई आंखें मूंदे उसके लम्स को महसूस करते दांत ने सर हिलाया। हम्म। दांत, मुझे चलना है ना। आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। और तबीयत को कुछ नहीं होता। मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी ना, सच्ची। वो लाड से एक बार फिर उसकी गर्दन में बाजू डाले उसके गाल पर अपनी गाल टिकाकर बोली। दांत इस कदर हसीन इजहार पर उसकी गर्दन पर बोसा देते उसकी कमर को जकड़े खुद में झटके से भींच गया। अच्छा सोच लो, वहाँ बहुत से ज़्यादा सर्दी होगी, घर बहुत से ज़्यादा छोटा होगा कि तुम्हें मूव करते मेरी सांसों से उलझना पड़ेगा, तुम्हें लम्हा ब लम्हा मुझसे टकराना पड़ेगा, खुद को मेरे सपुर्द करना पड़ेगा। वहाँ एक रूम होगा और वो भी काफ़ी छोटा, जहाँ तुम्हें मेरी शरारतों से छुपना पड़ेगा। सिंगल बेड होगा, कंबल तंग पड़ेगा, खिड़कियों के पट नहीं होंगे, ठंडी पर फलूदा हवाएं चलेंगी, सूरज सवेर छुप जाएगा, रात गहरी स्याह तारीख होगी, चांद की रोशनी तुम्हारे सरापे को भिगा देगी, और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारे पास बचने की कोई राह फरार नहीं होगी। वो उसकी पीठ सहलाता उसके कान में सरगोशियां करता उसकी सांसों में उथल पुथल मचा गया। वो तस्वुर की दुनिया में उलझी उसकी मजीद किसी बात को सुनने से नफी करते नूर ने अपनी लरस्सी ठंडी उंगलियों को उसके लबों पर रख दिया। चलोगी? दाद उसकी उंगलियां चूमते हुए बोला कि वो खुश हल्क तर करते ना हाँ कर पा रही थी और ना ही ना। घर फ्लैट में लेती हूँ वहाँ, वो कहकर आंखें मीची लब दांतों में दबा गई। ये मेरे रूल्स नहीं, जहाँ मुझे जीना होगा तुम्हें भी मुझ में सांसें लेनी होंगी। वो नफी कर गया। वो बेबस सी हो गई। किसी होटल में रहते हैं ना आपके काम के दिन तक? होटल में तन्हाई कहाँ होती है? अगर तुम्हें चलना है तो बताओ, नहीं तो सुबह मेरी पैकिंग कर दो। वो मुंह बसोर गया। नूर रोने जैसी हो गई। ऐसे तो नहीं होता दाद। उसके माथे पर लब रखती मिनमिनाई। दाद मुस्कुराता हुआ उसकी गर्दन में गहरा सांस भर कर गया। ऐसे ही होता है दांत की वोनी। और अगर मैं ऐसी कंडीशन में बीमार पड़ गई तो?
कैसे बीमार पड़ोगी जब तुम्हारा सरापा कैद और सांसें उलझी होंगी? वो हद से ज़्यादा बेबाक हो गया कि नूर आंखें मीच कर लाजवाब हो गई। अगर आपका इरादा मुझे डरा कर ना ले जाने का है तो मैं आपको बता दूं, मैं चलूंगी और चलूंगी। वो हल्की से बोलती मुंह बना गई। दाद को उस पर टूट कर प्यार आया। डरा कौन काफ़ी रहा है जाने दाद। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि जो ये तुम बाद में शिकायती नज़रों से दिखती हो उससे इज्तनाब बरतो। बाकी अब इकरार हो गया है तो बोनी मुकरना नहीं, वरना सजा में तुम्हारी सांसें छीन लूंगा और अपनी सांसों में बसा दूंगा। वो शिद्दत से कहता उस पर एहसार तंग करके एकदम ही उसे बेड पर डालकर उसके चेहरे पर झुक गया। और वो जो सोच रही थी कि पता नहीं कब तक वो उसे यूं देखती रहेगी। जब वो बाहर किसी को हैवान की तरह काट कर खून आलूदा लौटता है, वो कितना छुप पाएगी उसके इस रूप से। कब उसे एहसास होगा कि उसकी बोनी कमज़ोर दिल है, वो उसे यूं खून बहाते नहीं देख सकती, ना ही किसी की गर्दनें काटते हुए सोच सकती है। पर वो उसके खिलाफ वो भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि तब उसका दांत नहीं होता। तब वो हैवान अलिफ बन जाता और उसके खिलाफ ऊपर उसके अजियतनाक सजाएं सुनाते ज़रा सा एहसास नहीं करता कि वो उसकी बोनी है, जिसकी इतनी अजियत देने के बाद भी खुद उस पर छाँव बना रहा। वो नहीं जानती थी उसकी ये ज़िंदगी उसे और कौन कौन से मोड़ दिखाएगी, पर वो ये जानती थी कि वो उसे रोकना चाहती है इससे, पर वो डरती थी उससे। ये भी एक कड़वा सच था कि वो अलिफ से खौफ खाती थी। वो उस पागल सरपीरे रूप से सहमी खौफजदा होती है, और अभी जो उस पर टूटकर मोहब्बत बरसा रहा था, अगर ये अलिफ पर उफ करती तो ज़रूर ये मोहब्बत अजियत में बदल जाती। क्यों नहीं समझ पाती वो इस बहरूपिये को? तुम लोगों को ऐसे क्यों मारते हो? वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर उसकी स्याह आंखों में देखने लगी। बुराई में वहशत फैलाने के लिए। वो उसे देखता उसके लरज से भीगे लबों पर उंगली रखकर मुस्कुराया। तुम मुझे खामोश नहीं करवा सकते। वो उसके खिलाफ जाकर ज़बरदस्ती बोली। दाद ने उसकी आंखों में देखा और खुद में महसूस होती उसकी बेतरतीब धड़कनों की जुबान पड़ी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ देर उसकी आंखों में देखते हुए उसके बालों में उलझी उंगलियों को झटके से दाएं तरफ घुमाकर नूर की सांसें बंद होने को आ गई। जब वो उसके गाल पर अपनी शेव वाली गाल से लाने लगा, मैं तुम्हें रोक लूंगी, उभर आई आवाज़ से बोली कि वो पल को थम सा गया। तुम जानती हो तुम खुद को दो अलीफ की करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। वो सर ठहरे पुरस्कार लहजे में बोलता उसके पास से सारे अल्फाज छीन गया। अच्छा ये बताओ, दाद क्यों कहती हो मुझे? ब्लैंकेट ट्रूस करते हुए उसके ऊपर उसे खुद में समेटते हुए बोला। नूर ने महवर नज़रों से देखा। जब दाद ने भी उसकी आंखों में देखा और वो उसकी खुमार उलूदा आंख नज़रों की ताब न लाती, नसें झुका गई, शर्म से हालत गैर सी हो गई थी। बताओ ना बोनी। उसकी शर्म से दिल मिलाते चेहरे पर मदम फूंक मार कर गोया हुआ। जो जुल्म की इंतहा करता है उसे ही दाद कहा जाता है। अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियों को उलझते महसूस करके वो सरगोशी में बोली, जबकि उसके लम्स पर उसका तनफ़ुस बिगड़ रहा था। बोनी क्यों कहते हैं? उसका बोझ खुद पर पाकर उससे आंखें मूंद ली। दाद ने करीब से उसके सुर्ख लरसते लबों को देखते घनी भीगी पलकों को देखा। जो मासूमियत की मौत देती है उसे ही बोनी कहा जाता है। उसके हाथों को तकिए से लगाते उसकी भीगी पलकों पर लब रखे। अपना कसूर मेरे सर पर डालकर आप सोचते हैं हकीकत बदल गई? वो हंसकर बोली। दाद समझता सा हिला गया। हमने तो खुद को तुम पर लुटाया है, अपनी जिंदगी को अपने हाथों से तबाह किया है। दाद! वो सुनकर चीख उठी। हाँ जाने दाद। उसके चेहरे पर झुकने से पहले वो उसकी चीख पर कहका लगा उठा। एक शर्मगीन मुस्कुराहट लबों पर आ गई, जिसे दाऊद अलीफ ने अपने लबों पर समेट लिया।